The topic is temperature coefficient. Heading is right down. It's called temperature coefficient. हमारे काइनेटिक्स में लास्ट सेक्शन है, इसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं. द आर्टिकल इज टर्म्ड एज टेम्परेचर कॉफिशिएंट. काइनेटिक्स का लास्ट सेक्शन है हमारा. काइनेटिक्स पूरा हो जाएगा आज, फिजिकल एंड हो जाएगी. टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको. देखो टेम्परेचर कॉफिशिएंट किसे कहते हैं, लिखना बंद कर दीजिए. ये कोई रिएक्शन हो रही है ऐसे अपने पास से, मान लीजिए हाइपोथेटिकली ए टू बी. ठीक है. एक बार क्या हुआ, हमने इस रिएक्शन को टी टेम्परेचर पे कराया. टी टेम्परेचर मान लेते हैं इसका रेट कांस्टेंट केटी था. केटी है ना. टी टेम्परेचर पे काम कर रहे थे, रेट कांस्टेंट केटी था. अब हमने कर दिया इसको T+10. हमने 10 टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक नया रेट कांस्टेंट आ गया, उसे कह देंगे के T+10. बढ़ाना 10 ही हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात पर. पहले टेम्परेचर T था तो अब T+10. अगर टेम्परेचर पहले 20 था तो 20+10 30 करना पड़ेगा, 20 का 30. अगर यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे 110. बढ़ाना 10 ही होगा हमेशा. अब आप एक काम करिए, इन दोनों रेट कांस्टेंट्स का ना रेशो निकाल लीजिए, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात. इनका अनुपात निकाल लीजिए. इस रेशो को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट. आ रही है बात सबको समझ. इसे कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट. मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, दो रेट कांस्टेंट्स का रेशो है, दो वेग स्थिरांकों का अनुपात, जिन्हें कब कब निकाला गया, टी टेम्परेचर पे और T+10 टेम्परेचर पे. ये शर्त होगी. अगर एक टेम्परेचर टी हुआ, अपनी मर्जी से कोई भी टेम्परेचर ले लो यहाँ पे आप, लेकिन उसमें 10 ऐड कर देना, ये ध्यान रखना. तो जो उनका रेशो होगा उसको टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहेंगे. आई बात को समझ. ठीक है, बड़ी कॉमन सी बात है. एक बात और है, चलो पहले इतना लिखो, आप नोट करो इसको पढ़ा. इतनी बात मेंशन कर रहे हैं सब लोग. ये हमारा काइनेटिक्स एक्चुअली आज 4th लेक्चर. ठीक है ना. नोट कर लीजिए, नो इश्यू एट ऑल. करिए इसे कॉपी करिए. ओके, फिजिकल आज ऐड हो जाए. ठीक है स्टूडेंट्स. के T+10/KT. एक बार टी टेम्परेचर पे काम करना है, एक बार T+10 पे काम करना है. ये शर्त होगी, ध्यान रखना इस बात का. 10 ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे. इसका रीजन आपको मिलेगा अभी कि 10 ही क्यों बढ़ाते हैं. बढ़ाना चाहिए होता है, शर्त होती है. चलिए, यहां तक क्लियर हो गया. अब सुनिए, इट्स वैल्यू. इसकी बात कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट की. जो इसकी वैल्यू होती है ना, लाइज बिटवीन 2 and 3. आपको इसकी वैल्यू ना 2 और 3 के बीच में मिलेगी. 2.1, 2.4, 2.5 ऐसे कोई वैल्यू आएगी 2 और 3 के बीच में. ये ध्यान रखना. अब इसका अपना एक मतलब होगा, बताऊंगा अभी. विच इज नियरली टेकन एज 2, जिसको हम ना लगभग 2 मान लेते हैं. वैसे 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू आती है, इसका मान 2 और 3 के बीच में आ रहा है, लेकिन हम उसको नियरली 2 मान लेते हैं. एक बार जरा स्टेटमेंट लिखो, लिखो ये स्टेटमेंट, आपको इसका मीनिंग बताते हैं अभी आपको. इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 2 and 3. इसका मान 2 और 3 के बीच में आता है. 2 और 3 के बीच में, जिसको हमने लगभग 2 मान लिया होता है, विच इज नियरली टेकन एज 2, जिसको लगभग हम 2 मान लेते हैं. ठीक है. अब देखो ना इसका मीनिंग समझना. वैसे वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, लेकिन हमने उसको लगभग 2 मान लिया, नियरली टेकन एज 2. चलिए ना, सब ध्यान देंगे. देखो, इसकी वैल्यू लगभग 2 आती है, अप्रोक्सीमेटली 2 आती है, ध्यान दें. आप बताओ पहले इसका 2 आने का मतलब क्या हुआ. सीधी सी बात, रेट कांस्टेंट इसका डबल हो गया. चल राइट, तभी 2 आएगा. भाई हम कह सकते हैं कि 10 टेम्परेचर बढ़ा के रेट कांस्टेंट डबल हो गया था. ये सही बात है बिल्कुल. अब रेट कांस्टेंट का डबल होने का क्या मतलब हुआ. दैट्स द पॉइंट. शी इज राइट, गुड. देखो सब सुन ले, अगर ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो गया. ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. दोबारा देखो पहले आप. इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ रही है. 2.5, 2.6, 2.1 ऐसे कुछ भी आ सकती है, जिसको हमने लगभग 2 मान लिया होता है अपनी कन्वीनियंस के लिए. नियरली 2 मान लिया. और 2 आने का मतलब क्या हुआ, रेट कांस्टेंट पहले से डबल हो गया.
अगर रेट कांस्टेंट डबल हो गया तो रेट भी डबल हो गया। अब लिखो इसके नीचे, इट शोज on increasing temperature 10 degrees Celsius, on increasing temperature 10 degrees Celsius, it shows on increasing temperature 10 degrees Celsius, rate becomes nearly double. It shows on increasing temperature 10 degrees Celsius, the rate becomes nearly double. Rate becomes nearly double. जो अभिक्रिया की दर होती है ना, वो लगभग दुगनी हो जाती है। कहने का मतलब ये है ना, नियरली डबल। अब देखो जरा सब अटेंशन पे करना, देखो जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि आपने टेम्परेचर 10 ही क्यों बढ़ाया था। अब सुनो इसका आंसर सुनो। 10 बढ़ाने के पीछे ये है रीजन, केमिस्ट्री में एक जनरल परसेप्शन है, जब भी आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 बढ़ाएंगे तो उसका रेट लगभग दुगना हो जाएगा, उसका रेट नियरली डबल हो जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री ने ट्रेंड बना दिया कि हम टेम्परेचर 10 ही बढ़ाया करेंगे। समझ पा रहे हो आप? ये केमिस्ट्री में एक जनरल पॉइंट है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 बढ़ाएंगे तो रेट उसका लगभग डबल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 10 ही बढ़ाते हैं। क्या अलग बात रही? अभी इस बात पे डिबेट करेंगे क्यों हो जाता है, इस पे करेंगे डिस्कशन। एक बार चाहे इसको पढ़ो, मैंने बताया ना, इसको रीडिंग कर लो पहले, टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले पार्ट को ना पढ़ो, देखो इसका यूज होगा वहां। रीडिंग करके देखो जो बताया, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या चीज है, इसकी वैल्यू कहां से कहां होती है, नियरली डबल ले ली हमने, इससे क्या पता लगा, ये बात हमें बताओ। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। देखो अब जरा आपको इसको यूज करके दिखाते हैं, बोर्ड में से टेंशन पे करो। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नीट फेवरेट है बिल्कुल, नीट में तो हर साल ही आता है। ये कोई रिएक्शन हुई है इससे भी, ऐसे ही मान लेते हैं। एक बार इसका टेम्परेचर 20 था, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो उसका रेट था ना, उस रेट को हमने आर मान लिया। ठीक है, सुनना, अब किसी ने टेम्परेचर कर दिया 80, 80, ये पूछा नया रेट क्या हो, नया रेट बताओ भाई। इसका नया रेट क्या होगा, पहले तो रेट आर था, अब नया रेट बताओ। अब जरा सुनिए नया रेट कैसे निकाले, देखो सुनो। अब 20 से आपने 80 किया, देखो जब 20 से आपने 30 किया होगा, किसी को पता रेट क्या हो गया होगा, डबल, 2R। 30 से 40 किया होगा, 4R, डबल। 40 से 50 किया होगा, 8R, डबल। 50 से 60 किया होगा, 16R। 60 से 70 किया होगा, 32R। और 70 से 80 किया होगा तो कितना आ गया, 64R। देखो आप, रेट पहले का 64 गुना हो गया, 64 टाइम्स। आ रही है बात समझ? देखो आप, क्योंकि हमारा रूल क्या था कि जब भी टेम्परेचर 10 बढ़ेगा रेट डबल हो जाया करेगा, इतना सिंपल। अब मेरा सुनिए एक मिनट, एक छोटी सी बात है। अब इस क्वेश्चन करने में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हम ये अप्रोच लगाएंगे नहीं, अगर हम ऐसे 20 से 30, 30 से 40, इसमें टाइम खराब हो रहा है। नीट में आपको पता है कि सेकंड की बहुत इंपॉर्टेंस है, इससे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मान लो किसी ने 20 से 100 कर दिया, फिर हम लगे रहेंगे इसी स्टेप पे, बिल्कुल भी नहीं। एक शॉर्टकट बनाते हैं। शॉर्टकट क्या बनाते हैं, पहले 80 में से 20 माइनस कर दो, कितना आया सबको पता है, 60। उसको 10 से डिवाइड कर दो, 6। कॉमन सी बात। अब जो भी टेम्परेचर कॉफिशिएंट है उसकी पावर 6 कर दो, क्या कर दो, पावर 6। जैसे मैंने टेम्परेचर कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 लिया था, तो 2 to power 6, आपको पता हो 64 ही होता है। सेव टाइम, सेव टाइम, सीधा हम तो पावर 6 बना देंगे। अगर किसी ने कह दिया नीट पे कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2.5 था, तो हम क्या करेंगे, 2.5 की पावर 6। आ रहा है सबको समझ? शॉर्टकट मार रहे हैं वहां पे ऐसे कर रहे हैं, बहुत टाइम खराब हो रहा है, कर तो ऐसे ही सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है। अब इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, हम एक शॉर्टकट बना लेंगे आगे से कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट की पावर जाया करेगी। वो पावर कहां से आएगी, दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस हो 10 से डिवाइड। इज इट क्लियर यू? चाहे मैं देखो, मैं एक ऐसे एक फॉर्मुला बना देता हूं, आपको ऐसे याद करना, ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा टी ले लेते हैं, डिवाइड बाय 10, मर्जी है। हमने एक फॉर्मुला बना दिया, आप भी ऐसे दिमाग में सेट कर लो कि टेम्परेचर का डिफरेंस लेके 10 से डिवाइड करना और टेम्परेचर कॉफिशिएंट की उसको पावर बना देना, दैट्स ऑल। ये हमारा आंसर आ गया। बोलो सब सेटिस्फाइड है? ये ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। जल्दी से कॉपी करना करो, सेव टाइम, प्रैक्टिस करो, वरना बातें भूल जाओगे आप, ध्यान रखना।
प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब भूल सकते हैं, मैं भी उनमें से हूं, कोई भी हो सकता है, तो हमारी नेचर है सबकी। प्रैक्टिस ही बातें याद रखवाती है। ये भी फिनिश हुआ। अभी आपको देखो इससे रिलेटेड एक ग्राफ बनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट की पावर डेल्टा टी बाय 10। डेल्टा टी कहां से लाएंगे? डिफरेंस, तापमान का अंतर, डिवाइड बाय 10। वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की पावर बनेगी हमेशा, उसकी घात बना देंगे, दैट्स ऑल। और ये अप्रोच है टाइम कंज्यूमिंग हो रही है। हाँ, अगर आप भूल रहे हैं, फॉर्मूला दिमाग में स्लिप कर गया, कोई ऐसी बात होगी, तो आप ये मैथ्स लगा लेना। ठीक है, टाइम लग रहा है, आप क्या करें, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स फिनिश हियर, दैट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलिए बच्चे, यहाँ तक एग्री? ठीक है ना? आप देखो, एक बात और आपको इंपॉर्टेंट शेयर करनी है इसी टॉपिक से रिलेटेड। आएगा स्टेप पे? अच्छा लीजिए, कॉपी कर लीजिए यार। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट पावर डेल्टा टी बाय 10, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा टी बाय 10 टेम्परेचर कॉफिशिएंट वो आपको देंगे, नहीं देंगे तो आप 2 मांग के कर लेना, वरना वो आपको देंगे, उनकी जिम्मेदारी है ये। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ना समय नोट कर ही लिया। डन, दैट्स फिनिश्ड। अब देखो एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर 10 राइज करने से रेट डबल क्यों होता है? वाई रेट डबल्ड, है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ये समझो हमारा एक हेडिंग भी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि रेट डबल क्यों होता है जब टेम्परेचर 10 बढ़ाया जाता है। तो जरा सब अटेंशन पे करना है, एक ग्राफ है, देखो ग्राफ समझेंगे तो अपना पता लग जाए। इसके लिए मुझे एक कर्व बनाना पड़ता है, इसके बीच में, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी। देखो ना, ध्यान देना, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस एनर्जी। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं, अणुओं के भिन्न वर्सेस ऊर्जा, ऐसे कह सकते हैं। देखो ना, इसको पहले समझना जरा, इसके बारे में ये क्या फंडा है, ये क्या चीज है, इसकी मैथ समझना। इसके लिए हम एक काम करते हैं, आप चाहे कोटा की बात ही करते हैं। कहते हैं कोटा में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, फैक्ट है। मान लो कोटा में 5 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ध्यान देना। अब इतने सारे बच्चों में बताओ कैसे जजमेंट करें, कैसे उनके बारे में सोचे, 5 लाख तो बड़ा नंबर होता है। तो पता है कोटा में क्या हुआ हुआ है, बच्चों के ना फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस, इसको भिन्न कहते हैं। कैसे फ्रैक्शंस? अब 5 लाख में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते होंगे, क्लासेस बंक करते होंगे, जाती नहीं होगी क्लास में, बोलो घर बैठ के सोते रहते होंगे। शायद 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं आते क्लास में, पेरेंट्स को कहते रहते हैं हम जा रहे हैं, लेकिन जाते नहीं। उनका फ्रैक्शन देखो आपके सामने आ गया, 1/5। 1/5 बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल क्लास में जाते नहीं थे, बंक करते थे, पढ़ना पड़ना तो बहुत दूर की बात है, क्लास में नहीं जाते, नाम के लिए वहां तैयारी करते। उसमें से मान लेते हैं 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जो, ठीक है पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत नहीं है जितनी करनी चाहिए, उनका एक फ्रैक्शन और निकल। अब बचे कितने? 1 लाख, वो है सीरियस। देखो ये, देखो और आप ध्यान से देखें, बच्चों की 3 कैटेगरी बन गई। सच बात है, कोटा में ऐसा होता है, हर हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर सिस्टम में ऐसा होता है। 3 तरह के बच्चे होते हैं, हमारी क्लास के अंदर भी ऐसे ही होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, 2 4 5 6 बहुत थोड़े से होते हैं। कुछ बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, वो भी बहुत थोड़े से होते हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, देखो इसको पता हम क्या कहते हैं? मीडियम। इसको मीडियोकर कहते हैं, मीडियोकर। ये बच्चे वो होते हैं ना, बहुत मेहनत करते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते ऐसा नहीं होता, लेकिन पढ़ते हैं ठीक ठीक है, बस ठीक ठीक है। ये बिल्कुल नहीं पढ़ते, ये बहुत पढ़ते हैं, नो डाउट। ये ऐसे ही हमारी रिएक्शंस में होता है। 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, 3 तरह के अणु, ध्यान देना। एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, देखो मैं अभी ग्राफ से बना के दिखाता हूं, ये मैंने ग्राफ बना दिया, देखो ग्राफ बना दिया, ये सब मैथ से बनता है। अब इस ग्राफ को देख के आपको लगेगा कि यहाँ पे 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। देखो मैं आपको रियलाइज करवाता हूँ, एक मिनट प्लीज, अभी मैं देखो समझा देता हूँ 3 तरह के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं। देखो सब अटेंशन पे करना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ग्राफ पे ना एक फ्रैक्शन तो आपको ये दिखाई देगा शुरू में, शुरू में है फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ये दिखाई देगा, और एक फ्रैक्शन ये है।
इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। पता है ये फ्रैक्शन कौन सा है बहुत छोटा, बड़ा नहीं है, लेकिन उनके पास एनर्जी क्या है, बहुत कम। ये वो वाले बच्चे थे, देखो ये वाले। ये फ्रैक्शन कैसा है बहुत छोटा, लेकिन एनर्जी कैसी है, बहुत ज्यादा, है बहुत कम। और ये फ्रैक्शन कैसा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। क्या खास बात है इसकी, एनर्जी ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। देखो आप इस ग्राफ को यहां पर रिलेट कर लो, अपनी क्लास में देख लो, 3 तरह के स्टूडेंट्स हमारी क्लास के अंदर, एक इस कैटेगरी में लाई करते हैं, एक इस कैटेगरी में, एक इस कैटेगरी में। अब आपको पता है, देखो मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, बताओ रिएक्शन को फास्ट करने में, स्लो करने में कौन से मोलिक्यूल्स का रोल होता है। दैट्स अ पॉइंट। देखो सारा गेम इन्हीं का होता है, फैक्ट है ये। लड़ाई यही कर रहे होते हैं, इनका तो कहीं चांस ही नहीं है, तो कहीं है ही नहीं लाइन में। ये भी नहीं है, ये बेचारे भी नहीं है, देखो ये इतनी मेहनत ही नहीं कर रहे, ये इतनी मेहनत कहाँ कर रहे हैं। ठीक है ये आते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे, नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन ये मेहनती नहीं होते, मेहनत तो ये कर रहे हैं, देखो सिलेक्शन तो इनका होता है। ऐसा ऐसा हर जगह होता है, कोटा के अंदर भी ऐसे ही करते हैं। आपको पता है कोटा में बच्चों को छांट लेते हैं, ये बात सुनिए आपने। आप सारे बच्चे कोटा चले जाओ पढ़ने के लिए, 100 के 100 स्टूडेंट चले, हम तो कोटा में स्टडी करेंगे नेक्स्ट ईयर। अब गए, ध्यान रखना, आप किस बैच में पढ़ेंगे ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, इट्स अ फैक्ट। आप दो फ्रेंड इकट्ठे गए, पता लगा दोनों की परफॉर्मेंस अलग अलग है, वो बैच में अलग अलग कर देंगे आपको। आप बोलोगे ना इकट्ठे पढ़ेंगे क्या, घर जाओ। ये फैक्ट है, वहां का रूल है, वो बच्चों को डिवाइड कर लेते हैं बच्चों के कैलिबर के हिसाब से, कैडर के हिसाब से, तभी तो वहां सिलेक्शन होते हैं। वहां सारे टॉपर बच्चे एक ही बैच में पढ़ रहे होते हैं, और उनको पढ़ाने के लिए उनकी बेस्ट फैकल्टी आती है, उनको बेस्ट मटेरियल मिलता है। वो देख लेते हैं ना कि यार ये पढ़ने वाले हैं, इनको अलग कर दो। देखो आदमी अपने एनवायरमेंट से बनता है। आप ऐसे बैच में पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे टॉपर हैं, आपका पढ़ने का खुद मन करेगा। अब एक ऐसे बैच में जहां बच्चे पढ़ते ही नहीं, हम सोचेंगे हमें बहुत आता है, ये एक होता है रियली, एनवायरमेंट से पता लगता है। तो चलो क्या डिफरेंट थिंग, इन बातों की क्या डिबेट करनी। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको शेयर कर दूं, इस पूरे ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स ये वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, ध्यान रखना। अब क्या होता है, ये ग्राफ तो टी डिग्री सेल्सियस पता है, जैसे T+10 पे जाते हैं ना, T+10 पे जाते ये ग्राफ ऐसे बन जाता है। महसूस किया क्या हुआ, क्या हुआ, ये वाला फ्रैक्शन घट गया और ये वाला फ्रैक्शन बढ़ गया। देखो आप ध्यान से, ये थोड़े से बच्चे मीडियोकर वाले वहां चले गए। आप देखा किसी किसी स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस कराई जाती है बोर्ड एग्जाम में, बताओ होती नहीं होती। और एक्स्ट्रा क्लासेस के पीछे पर्पस क्या है, किसी को पता क्यों कराते हैं एक्स्ट्रा क्लास। वो टॉपर बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, उनको पता है तो टॉप कर ही जाएगा। इसको भी नहीं पढ़ा रहे, उनको पता है ये पढ़ेगा ही नहीं तो फेल होगा। किसको पढ़ा रहे हैं, इन वाले बच्चों को। वो चाह रहे हैं कुछ इसका फ्रैक्शन यहां पहुंच जाए, हमारे टॉपर बच्चे ज्यादा होंगे, हमारे स्कूल की और रेपुटेशन बन जाएगी। तो लड़ाई सही मायने में इनकी होती है, ध्यान रखना। देखो ये है सही मायने। अब जैसे आप लोगों को यहाँ एडमिशन मिल जाता है ना, तो ये बहुत जरूरी है, बच्चों को वो छांट के लो रियली, जो पढ़ना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है, तभी तो हमारे सिलेक्शन आएंगे। अब हमने सबको तो एडमिशन दे दिया, हमें यही नहीं पता लगा कौन क्या, तो फिर वो खराब हो जाती है कंडीशन। अब इन बातों की क्या डिबेट करनी। अब मैं ग्राफ से साफ बता सकता हूँ, ये फ्रैक्शन पहले से क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया। जब ये फ्रैक्शन डबल होगा तो रेट डबल होगा ही। पता अगली बार ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, और नीचे ले आओ, देखो ग्राफ ऐसे बनता रहेगा। देखो आप, ये फ्रैक्शन घटता रहेगा, वो फ्रैक्शन बढ़ता रहेगा, और जब ये फ्रैक्शन बढ़ता रहेगा तो परफॉर्मेंस तो अपने आप बढ़िया आएगी आएगी। बताओ क्लियर हुआ, एक सोचने वाली बात है, ये फैक्ट है, ऐसी कोटा ये चलता है। ओके नोट कर लो फिर। बना लीजिए, इस ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको समझो, देखो इसका मीनिंग समझो। नोट कीजिए। नहीं तो नेक्स्ट लगा इसको पट्टी का ये बहुत तो मैं नहीं मेरे को ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ तो मैं किसकी नजर लगी तो किसकी नजर लगी फिर सब देखना फिर टीवी तो तूने अलमारी में तो तूने कार मटक कर सुबह से बोलना नहीं चलती मेरी मैं
कोई नहीं किया काम कर रहे हो मूड खराब कर दिया मैंने जाते तो तेरा बात तो नहीं बजा सकता क्यों फिर आज बात में मैं तो लौटना चाह रहा हूँ नहीं मुझे गुस्सा बहुत आया हूँ इसलिए तेरे गुस्से का अच्छा तो कमेंट कर दो फिर सकते मजा नहीं तो वही डांट करूँगा यदि हाथ में चल रहा है रिप्लाई नहीं रखो अच्छे दे दो कैसे दो बात मैं इतनी बड़ी मैं मैं पर अच्छी हो चुकी है ये सब है ना क्लियर सो फार? दैट शुड बी फाइनल। रिएक्शन को फास्ट करने में, स्लो करने में आपको दिख रहा है क्लियरली कौन सा मॉलिक्यूल्स का रोल होता है। और टेम्परेचर 10 बढ़ाने से ये फ्रैक्शन डबल हो जाता है। नोट करिए, मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ, नोट करिए। देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, on increasing temperature 10 degrees Celsius, the fraction of molecules, the fraction of molecules on increasing temperature 10 degrees Celsius, the fraction of molecules which are responsible for effective collisions, which are responsible for effective collisions becomes nearly double. Which are responsible for effective collisions becomes nearly double. इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। Which are responsible for effective collisions becomes nearly double. Hence, rate becomes nearly double. Hence, rate becomes nearly double. Hence, rate becomes nearly double. That's finished. Okay, ये डिस्कशन भी हमारा कंप्लीट हो गया. That's final here. Next important heading is called here Arrhenius equation. ये भी अल्टीमेट डिस्कशन है. आप जाके देखो, फिर से रिकॉर्ड है इसकी, लगातार प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक से. एक फिर से बात कर रहा हूँ, गारंटी से प्रॉब्लम इस टॉपिक से, और बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल. आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं इसको हिंदी में लोग, पाते नहीं स्टूडेंट्स. आर्हेनियस समीकरण कहते हैं. देखो, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, आर्हेनियस समीकरण किसे कहते हैं. चलिए टेंशन पे करिएगा सब. देखो क्या होता है, देखो इस इक्वेशन का मेन पर्पस क्या होता है. इट रिलेट्स, नोट बात करिएगा, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर. देखो आज तक हमारा डिस्कशन बहुत हुआ थ्योरेटिकल कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, लेकिन किस तरह से बढ़ता है डिटेल इसको डिस्कस करेंगे. इस इक्वेशन का मेन पर्पस यही है. अब आर्हेनियस ने एक समीकरण दी थी, एक इक्वेशन दी थी, वो इस तरह से दी देगा, नोट मत कीजिएगा वैसे. देखो ये है, ऐसे एक्सप्रेशन हमारे बहुत सारे आ चुके हैं. जब हमने चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टडी किया तब भी ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन आया था. सॉल्यूशंस के अंदर भी ऐसी एक्सप्रेशन आया था. के इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ए बाय आर टी. ये ई की पावर है, ध्यान रखना. इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन. इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, ये एक्सप्रेशन सबको रटा हुआ होना चाहिए. के इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ए बाय आर टी. देखो अब जरा मीनिंग समझना, यहाँ पे किसका क्या मतलब है, लोड मत करना. के सब जानते हैं, रेट कांस्टेंट है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं. आज मैं के का आपको एक नया नाम बता रहा हूं. इसे कहते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर लीटर पर सेकेंड. आज इसका नया नाम रख दिया हम लोगों ने. ये नंबर ऑफ, ये मेजरमेंट है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर लीटर पर सेकेंड. 1 लीटर आयतन में 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में होने वाले प्रभावी कोलिजन्स की संख्या, ऐसे कह सकता हूं मैं. ए क्या है, ए को वैसे एक कांस्टेंट है, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल है, जो एक्सपोनेंशियल से पहले आ गया. प्री का मतलब पहले, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. इसी का एक नाम और है टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर लीटर पर सेकेंड. ये सारे के सारे कोलिजन्स है, ये सारे कोलिजन्स है.
टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर लीटर पर सेकेंड, पर लीटर पर सेकेंड, नोट मत कीजिएगा। और ये ई पावर माइनस सी ए बाई आर टी क्या है? ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स। ये अणुओं का वो फ्रैक्शन है which are responsible for effective collisions, which are responsible for effective collisions। देखो एक मिनट, अभी एक मिनट, अभी मैं आपको ये पढ़ा के आ चुका हूं, अभी मैं आपको रियलाइज कराता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, इसमें ये क्या है? सबको पता है, एक्टिवेशन है। ठीक है, देखो दोबारा समझिएगा, एक मिनट। अभी मैंने आपको कोटा वाला एग्जांपल नहीं दिया था कि कोटा में 5 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 5 लाख सारे बच्चे अच्छे बुरे सब इसमें। उसमें से फिर क्या हुआ था कि याद है ना आपको, एक फ्रैक्शन निकल के आया था 1/5, जो सीरियस बच्चे थे। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, ये चीज है ना, ये सारे के सारे कोलिजन्स है, अच्छे बुरे सब, 5 लाख मान लो आप, ये उनका फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है जो सीरियस है। 1/5, मान लो मैंने 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सॉल्व करने से कितना आया? 1। ये जो 1 लाख मोलिक्यूल्स निकल के आए, ये क्या है? इफेक्टिव कोलिजन्स। तभी तो कहता है रेट कांस्टेंट डबल होती है, रेट डबल हो जाता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट को डबल करने का मतलब आपने क्या डबल कर दिया? इफेक्टिव कोलिजन्स डबल कर दी। इफेक्टिव कोलिजन डबल हो गया तो रेट अपने आप डबल हो गया। तो थोड़ा सा ना देखो, इसको ब्रॉडली सोचो। एक क्या चीज है? सारे के सारे कोलिजन्स पर लीटर पर सेकंड है। ये क्या चीज है? ये कोलिजन्स का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हिंदी में भिन्न कहते हैं। ये क्या चीज है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर लीटर पर सेकंड। अभी आराम से पढ़ेंगे ना, आएगा समय, टेंशन मत लो आप। एक छोटी सी बात मैं आपको और शेयर कर दूं इस इक्वेशन के बारे में। इसमें जो ए एंड ई है ना, इनको आर्नियस पैरामीटर्स कहते हैं। इनका नाम है आर्नियस पैरामीटर्स, क्योंकि इनको आर्नियस ने यूज किया था ना, तो उसने वर्डिंग अलॉट की थी आर्नियस पैरामीटर्स। जरा आराम से कॉपी करो इस इक्वेशन को, एक एक चीज को अच्छे से हाईलाइट करो, बिल्कुल क्लियर नोट करो। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, कम से कम इसके 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है इससे। बात अब भूलिएगा, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में मत रखिए, मेरी बात को बोलो। ये कौन रेट कांस्टेंट कहता है? रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट का एक और नाम हो सकता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर लीटर पर सेकंड। 1 लीटर आयतन में 1 सेकंड में इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या, ए को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर लीटर पर सेकंड, और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर लीटर पर सेकंड। और जो ये ई पावर माइनस सी ए बाई आर टी होता है, ये क्या है? फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। करो आराम से कॉपी करो, कुछ भी क्लियर रहो, बोलना, कोई हेजिटेशन नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लूज नहीं कर सकते। Was it clear? वर्ड के लिए और बोल देना होगा, मैंने ऐसे लिखा, विच आर रिस्पॉन्सिबल, ये बड़े रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स,
प्रभावीय कोलिजन्स के लिए, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स। हमने ऐसी क्वेश्चन बहुत सारी स्टडी की है, अगर आपने देखा हो ध्यान से कभी, 2-3 टॉपिक्स में ऐसी क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा सुबह क्लियर, कुछ भी कहना बोलो आप। ए और ये को बोलते हैं आरईएनएस पैरामीटर्स। सेटिस्फाइड यहां तक? ठीक है, अभी तो इक्वेशन आपने लर्न करी, अब देखो आपको इसके और भी एस्पेक्ट सिखाते हैं। देखो ऐसा टेंशन नहीं करना प्लीज, देखो अब शुरू होता है एक्चुअल बात। देखो ये हमारे पास वेल नोन है, आरईएनएस इक्वेशन है। देखो पहले थोड़ा एक क्वेश्चन बनाते हैं कि के का टी के साथ कैसा रिलेशन है। आपने देखा ये ई की पावर आ रही है, इसका मतलब के एंड टी है ना, आर रिलेटेड। जो इनका संबंध है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं आई थिंक घातांकीय बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली इनका रिलेशनशिप एक्सपोनेंशियली है। देखो नोट मत करना प्लीज कोई बच्चा भी, अगर मुझसे को बोले के ओ टी में ग्राफ बना के दिखाओ, देखो टी बढ़ने से के बढ़ेगा। देखो आप जरा समझ ले टी बढ़ने से के क्यों बढ़ेगा, जरा इस मैथ्स को भी समझ ले। मैं इस पूरी पावर को नीचे ले आया, पावर प्लस में हो गई, है ना। अब देखो मैथ्स समझ, अगर मैं इस फैक्टर को बढ़ाऊं तो ये पूरा फैक्टर घटेगा, ये भी पूरा फैक्टर घटेगा। तो जब ये पूरा घटेगा तो के ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, के ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। देखो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, देखो लाइक इन दिस मैनर। केओटी में ऐसे ग्राफ होता है, देखो एक चीज समझना, पहले मैंने आपको पहले ही बातें बताई हैं इस तरह की ना। देखो एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या होता है, देखो यार ध्यान देना, देखो आप खुद फील कर रहा, देखो टी बढ़ा, देखो बच्चों टी बढ़ा तो के बढ़ने लगा, पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते एकदम से जंप कर गया। बोलो हुआ नहीं हुआ? ऐसे आपने देखा, जैसे मान लो हम अपने वेदर की बात करें, मौसम अभी जैसे अभी सर्दी का टाइम आ गया, अभी इतनी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन देखना कुछ दिनों के बाद एकदम से ऐसा होगा, मान लो मेट्रो चांस बारिश हो जाती है, बारिश होती है एकदम नेक्स्ट से बहुत सर्दी, सब जैकेट पहनना शुरू कर देंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है, अभी थोड़ा थोड़ा होते होते एकदम बहुत चेंज आ जाए, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल चेंज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है के ओ टी के बीच में, कि टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली। देखो ये ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काम करेगी, समझो इस बात को कि टी बढ़ने से के बढ़ रहा था। अभी नोट नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है, इतनी बात हमें रियलाइज हो गई है, के ओ टी में रिलेशनशिप पता लग गया। अभी एक काम और करते हैं, देखो जरा ध्यान देना। देखो आपको इसी क्वेश्चन की एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग और सिखाते हैं, बताओ यहाँ पे ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, सक्रियण ऊर्जा। इसकी एक खास बात होती है, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मोर देन जीरो का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना। अगर किसी ने बोल दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गई, किसी ने कह दिया इफ ई इज जीरो, देखो अब जरा मीनिंग समझना, किसी ने कह दिया भाई जीरो हो गई तो क्या होगा, कोई जानता है इसका जीरो होने का मतलब क्या है? इंफिनिटी पावर होगी। नहीं नहीं, अब मैथ समझना, देखो जैसे ही आपने इसको जीरो किया, ये पावर जीरो बटा आर टी हो गया, जीरो पॉइंट समथिंग क्या होता है, जीरो। और ई की पावर जीरो क्या होता है, वन। देखो ये ई पावर जीरो बन चुका, ई पावर जीरो वन, तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, E। आप इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं, क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? कि मतलब सारे वेरी गुड, ये बात कह सकते हैं, इट शोज ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव। ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जितने बच्चे नीट के अंदर एक्चुअल में के सब सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर कंपटीशन किस चीज का रहा?
सोच के देखो, क्या कोई भी कंपटीशन है बोर्ड एग्जाम के अंदर भी नहीं होता, सारे बच्चे पास होना होता है। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड ले लो, कभी किसी बोर्ड का रिजल्ट 100% नहीं आता। कुछ बच्चे रह ही जाते हैं, कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, बहुत सारे कॉज होते हैं। ये जो आया ना हमारा रिजल्ट, ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, असंभव है ये। देखो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे कोलिजन इफेक्टिव हो गए, नहीं हो सकता। सारे कोलिजन कभी इफेक्टिव हो ही नहीं सकते। और सोचो, अगर किसी ने कह दिया कि ए की वैल्यू निगेटिव आ गई, फिर क्या हुआ? मैस, ये वैल्यू निगेटिव हो, इसके आगे साइन क्या लगा हुआ था? निगेटिव, क्या बन गया? पॉजिटिव। अब इसका जो एक्सपोनेंशियल आता है ना, आप इसको जानते नहीं है, ये 1 प्लस समथिंग आएगा। तो पता क्या हुआ? ए से बड़ा हो जाए। इफ ए लेस देन जीरो, इट इंप्लाइज के मोर देन ए। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इफेक्टिव कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन से ज्यादा हो गए, हो सकता है। अगर 25 लाख लोग नीट में एफपीयर हो गए और सिलेक्शन हो गए 26 लाख, तो लोग बोलेंगे क्या हो रहा है? 1 लाख फालतू सिलेक्शन का हो गया, इसका मतलब कुछ चिटिंग होगी। बोला होगा नहीं हुआ? के मोर देन ए कैसे हो सकता है? के मोर देन ए कैसे हो सकता है? इट इज अगेन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये बातें ना आपसे राइज की जाएंगी ना, वो इससे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछेंगे, असर्शन रीजन बना देंगे, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा। इसको आप सोच के देखो, ये हमेशा प्लस में है, हमेशा प्लस में देखो, ऑलवेज पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव और जीरो होने के रिजल्ट से सरप्राइज मिलेंगे आपको। बताओ इतना सबको आया समझ? जल्दी से कॉपी कर लो इसको फटाफट। और के और टी का रिलेशनशिप है, ये भी हमने समझ लिया किस तरह का। बात ना करिए, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है। ग्राफ की क्लैरिटी होनी चाहिए सब बच्चों को बिल्कुल। दोनों रिजल्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे कोलिजन कभी फैक्टिव नहीं हो सकते, और कभी फैक्टिव कोलिजन टोटल कोलिजन से ज्यादा नहीं हो सकते, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो कमजोर सा हो गया। एक ये तो ये सब बस क्लियर हो गया? नोट कर ली सारी बातें? केओटी का रिलेशनशिप, उसका कर्व, एक्टिवेशन एनर्जी की सब बातें पता होनी चाहिए आपको। कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी जीरो नहीं होती, इनका क्या मीनिंग है, ये सब आना चाहिए। सबने कॉपी कर लिया उम्मीद है। कुछ वो ऐसा लिखते भी नहीं है, ये चीजें नोट करी, सेंटेंसेस लिखे। जा, देखा, यही है प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब को खुद नींद आ रही है, थके हुए हैं।
चलिए बातें नहीं बिल्कुल भी, ये फाइनल हुआ। देखिए नेक्स्ट स्टेप इसके बाद में, देखो हमारी फंडामेंटल इक्वेशन ये है। देखो अब इसका एक काम करते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, थोड़ा इसको मॉडिफाइड करते हैं, फिर इसके और भी रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अब हमने इसका लॉग ले लिया, तो लॉग लेने के बाद ये वाली इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, बातें नहीं। ओके, और एक बात और भी है, ये पावर शुरू में जाती है, ये वेल है। और ये जो है ना लॉग ई, बेस ई, इसकी वैल्यू 1 होती है। किसी का भी लॉग उसी के बेस में 1 होता है। देखो हमने इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से बना दिया। इसका लॉग लेने के बाद इस इक्वेशन को ऐसे बना दिया, लॉग के इसको टू लॉग ए माइनस सी ए बाय आर टी। ठीक है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल्स है। देखो वही टॉपिक चल रहा है हमारा, ये पूरा फैक्टर वेरिएबल है और ये टेम्परेचर वाला पार्ट वेरिएबल है। अब हम इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं, लॉग के और 1/t में ग्राफ कैसा बनेगा। देखो फिर से यहाँ पे ना फॉलो होता है वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। इसको फॉलो होने का मतलब है ग्राफ क्लियरली स्ट्रेट लाइन बनेगा और जो स्लोप आएगा वो निगेटिव आएगा। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है, इसके ऊपर भी आपको हर साल प्रॉब्लम मिलने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके स्लोप से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सब समझ लें। पहले हमने इसका लॉग लिया, लॉग लेके इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करके ऐसे लिखी, और लॉग के और 1/t में ग्राफ बना। ग्राफ क्लियरली वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन बनेगी विद नेगेटिव स्लोप। स्लोप कितना आएगा, माइनस ए बाय आर, टी नहीं आएगा यार, माइनस ए बाय आर, दैट शुड बी क्लियर। बोलो क्लियर हो गया सब। एक इंटरेस्टिंग बात और है, हम इसके अंदर बेस 10 भी बना सकते हैं। ये लॉग बेस सी में है, मैं इसका बेस 10 करना चाहता हूँ, क्या करूं बताओ। इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर, अगर आप बेस 10 करना चाहते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो, उसको भी करो, ये लॉग ए बन जाएगा माइनस सी ए बन जाती। अब एक काम करते हैं, देखो ये जो 2.303 पर ले जाते हैं हम लोग, उसके लिए सबको ना डिवाइड करो, पूरे एक्सप्रेशन को आप 2.303 से डिवाइड करो। यहाँ पे तो कट जाएगा 2.303, यहाँ पे भी कट जाएगा। देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, देखो ये एक्सप्रेशन आ गया। देखो फिर से वही क्वेश्चन, फिर से हमारी वही प्रॉब्लम, यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल्स है, लॉग के और 1/t। देखो ग्राफ फिर से वही बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। इस बार स्लोप कितना आएगा, माइनस 0.2.303 का। देखो ये स्लोप आएगा, इस बार स्लोप ये आएगा। ये दोनों स्लोप आपको टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपने बेस ई में काम किया तो स्लोप की वैल्यू ये है, स्लोप से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और बेस 10 में काम किया तो स्लोप की वैल्यू ये दोनों ग्राफ सबको बहुत अच्छे से आए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैं उसको भी कॉपी करूंगा। हमने इसका लॉग लिखिए, इसको दो नई फॉर्म में प्रोवाइड कर दी है, एक बेस ई में काम कर रहे हैं, एक बेस 10 में काम कर रहे हैं। और दोनों के स्लोप्स अच्छे से आपको बिल्कुल लर्न हो जाके। देखो इस बार भी शायद 3 कॉलम अकेले इसी आर्टिकल से आई थी 2025 में नीट के, 3 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। इस बार भी होप है क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से। मेरे होपफुली क्लियर। ठीक है, दोनों के स्लोप्स, दोनों के कर्व अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कोई इसमें डाउट ना हो।
ओके स्टूडेंट्स, सबने नोट कर लिया उम्मीद है। दोनों ग्राफ अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो इस इक्वेशन में ना एक और चेंज करना होता है, एक और इसकी एक इसका स्पेशल एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो चले पहले सब लोग। ओके, देखो अब हम एक काम करते हैं, देखो इसी क्वेश्चन को ना, देखो एक इसका एक और यूटिलिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जैसे हमारी फंडामेंटल आ रही है ऐसी क्वेश्चन को जरा अटेंशन पे कर, हमको रिएक्शन अपने पास से ए टू बी एस यूज करना है। हम इसको दो अलग अलग टेम्परेचर में स्टडी करेंगे, सब ध्यान देना। एक बार T1 डिग्री सेल्सियस और एक बार T2, सॉरी टेम्परेचर केल्विन में है। एक बार T1 पे स्टडी करेंगे, एक बार T2 पे स्टडी करेंगे। हम इसी क्वेश्चन को दो अलग अलग टेम्परेचर पे स्टडी कर रहे हैं, एक बार T1 एक बार T2, दो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ। जब आप T1 टेम्परेचर पे स्टडी करोगे, देखो इसको रेट कांस्टेंट को K1 कहना आपने, और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या बन जाएगा, लॉन K2। बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। बताओ ये एस्पेक्ट क्लियर हुआ। इक्वेशन 2 को आप 1 से डिवाइड, आपने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो K2/K1, ये ए कट जाएगा, सबको बताइए। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। देखो मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, आई बात सबको समझ। ए से ए कैंसिल, ये फैक्टर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। और ऐसा करने के बाद ये हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से आ गया, नीचे से ये वाला पार्ट ऊपर लगे, पावर पॉजिटिव हो गई, पावर जाके ऐड भी हो गई। सबको पता है बेस सेम हो तो पावर को ऐड करने का हमें राइट होता है। इसका लॉग ले लिया हम, दोनों साइड का लॉग ले लिया, लॉग K2/K, यहां भी लॉग ले लिया, ठीक है, यहां भी हमने लॉग ले लिए। देखो थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं। देखो लॉग लेने के बाद क्या हुआ, सबको पता है ये पावर शुरू में जाती है, आई नहीं आई, लॉग ही बेसिक वन होता है। ऐसा करने के बाद क्या हुआ, देखो ऐसा पोटेंशियल पे करना, आपकी ये इक्वेशन इस तरह से बन जाती है। आपका ये एक्सप्रेशन ऐसे आ गया, लॉग K2/K1। देखो ये पावर शुरू में आ गई थी, लॉग ही वन हो जाता है, और E/R मेरे कॉमन भी ले लिया, ये एक्सप्रेशन ऐसे आ गई। आई बात को समझ। अभी ना बेस ई है, हम काम करते हैं बेस 10 में, तो इसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 2.303, इधर लाके डिवाइड कर दो, ऐसा कर दो। देखो मैं ना इसको भी एक नई फॉर्म में लिखूंगा, और आप सब बच्चों को ये एक्सप्रेशन बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन का पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है कि आप किसी नए टेम्परेचर पे नया रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। देखो आज सुनिएगा, बहुत काम की क्वेश्चन है। तो मुझसे कह दे कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 था, या T2 पे निकाल के दिखाओ, तो कुछ मुश्किल नहीं है, मेरे को वैल्यू पुट करके K2 निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ मेरे पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशन की एक्टिवेशन है। आप कभी क्लास 12 की एनसीईआरटी देखना, ऐसे पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन है, आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, वो इसको यूज करवा सकते हैं, एक्सप्रेशन तक पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आराम से समझ लो, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी फंडामेंटल इक्वेशन यही है, हम दो अलग अलग टेम्परेचर पे स्टडी कर रहे हैं। जब T1 टेम्परेचर है तो नेचुरली K1 और T2 पे बोलना पड़ेगा K2। उसके बाद इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया, लॉग ले लिया, ये सब बीच के स्टेप्स है। और फाइनली ये एक्सप्रेशन सबको याद होना चाहिए। ओके क्लियर हो, कोई भी जरा सा इफ एंड बट ना हो। और किसी ने अगर इसको हटा दिया 2.303 को, तो ये बेस कौन सा बन जाएगा, ई बन जाएगा, तो ये एलन बोला जाएगा ना, लॉग नेचुरल लॉग जिसे कहते हैं। इसको कॉपी करो, सब 12th में आपने किया भी होगा, 12th के सिलेबस में बहुत डिटेल में है, वहां बहुत क्वेश्चन है इसके ऊपर। ये चैप्टर एनसीईआरटी बहुत अच्छा गिवन भी है। तो ये सब
इसे बेच की साइकिल लेके ना तुम्हें तो नहीं नहीं मुझे सोचना जो होता है भाषा की किस पर लगाएगा इसमें मैं लगता हूँ डायरेक्ट तो वहाँ से क्या तो ऐसे कितना अभी तक ये सोफा तो इस इक्वेशन का पर्पस क्या है? आप किसी नए टेम्परेचर में नया रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। सबको प्रॉपर लर्न हो ये इक्वेशन। डन। नेक्स्ट इसके बाद देखो एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस इक्वेशन का। अब देखो हम एक काम करते हैं इस इक्वेशन में ना एक कैटलिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। एक बार सब अटेंशन से करना। आप बताओ कैटलिस्ट किसको किसको अफेक्ट करता है? एक्टिवेशन है। देखो अभी किसी को नोट नहीं करना। मैं अब क्या करूंगा इस बार इसको चेंज करूंगा। मान लेते हैं एक बार एक्टिवेशन एनर्जी E1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है। अगली बार मैं इसको चेंज करके E2 कर रहा हूं और रेट कांस्टेंट K2 हो गया।
बातें नहीं स्टूडेंट्स। देखो मैं इसको लिख रहा हूं अनकैटलाइज रिएक्शन। अनकैटलाइज सब समझ सकते हैं, इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं है, और ये रिएक्शन कैटलाइज है। इज इट क्लियर? सबको आ गया समझ? फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, तो K2 बाई K1 इज इक्वल टू ए से कैंसिल तो हो ही जाना है, ई पावर माइनस EA2 बाई आर टी अपॉन ई पावर माइनस EA1 बाई आर टी। ये भी ए है, यहाँ पे ए है, चलो ए से कैंसिल करके दिखा देते हैं। पावर को ऊपर ले गए, पावर को हमने ऐड भी कर दिया, सेम बेस था, पावर को हमने ऐड कर दिया। ये EA1 है, ये RT है, ये K2 बाई K1 है। इज इट क्लियर? इसका लॉग ले लिया हमने। देखो लॉग लेने के बाद ये इक्वेशन ऐसे आ गई, EA बाई आर हमने कॉमन ले लिया, सॉरी 1 बाई RT हमने कॉमन ले लिया, EA1 माइनस EA2, ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात और है, इसका बेस कौन सा है? हम बेस 10 में काम कर रहे हैं, टी छोड़ दिया मैंने, टी भी यहाँ है, 1/RT कॉमन लिया। तो ये पता फाइनली इक्वेशन आपकी क्या बन के आएगी? देखो देखो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा, लॉग K2 बाई K1 1/2.303 RT EA1 माइनस EA। ये तब यूज कीजिएगा जब आपने एक बार कैटलिस्ट को इन्वॉल्व किया और एक विदाउट कैटलिस्ट। ये आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी। ये भी यार इनमें से इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी कॉपी कर लिया आराम से। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक नया रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं अगर आपने कैटलिस्ट को इन्वॉल्व किया तो। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है इसका, और ये इक्वेशन अल्टीमेट टॉपिक है, इसके सारे एस्पेक्ट्स बताओ, हर चीज बताओ कि कुछ भी आ सकता है। देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी फिनिश हुआ, अभी इसमें एक बातें और शेयर करनी है। इसको अप्लाई तब करना है जब हमने यहाँ पे कैटलिस्ट को इन्वॉल्व किया हो। एक रिएक्शन अनकैटलाइज है, एक कैटलाइज है, दैट मस्ट बी क्लियर। स्टूडेंट्स बातें नहीं बिल्कुल भी। होपफुली क्लियर। सभी नोट कर लिया? अब देखो एक और आर्टिकल इसमें आता है, इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। नोट करिए हेडिंग में, लिख लीजिएगा लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। ये जो आर्हीनियस समीकरण है इसमें एक लिमिट है, और वो लिमिट डिस्कस करनी है, क्या इसमें प्रॉब्लम है। देखो चले करें स्टार्ट, चलो पे अटेंशन हो। देखो जैसे भी आपने देखा, हमने आर्हीनियस इक्वेशन स्टडी की है, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स देख लिए। देखो जो आर्हीनियस इक्वेशन है ना, देखो इसमें सारा का सारा जो गेम है ना, पता किसका है? एनर्जी का। इसमें हर चीज एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अभी मैंने बोला था, ये क्या चीज है? ये फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स है, जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं। ये हर चीज को एनर्जी के ऊपर लेके जाती है कि मोलिक्यूल्स के पास एनर्जी होनी चाहिए। और आपको पता है लास्ट टाइम की क्लास में मैंने क्या कहा था, सिर्फ एनर्जी होने से कुछ नहीं होता, साथ में क्या चाहिए होता है? ओरिएंटेशन। ये वर्ड ही मैंने आपको सिखा दिया, जरा ध्यान दो। आप बहुत मेहनती है, बहुत लेबोरियस, बहुत हार्ड वर्किंग, पढ़ते भी हैं बहुत, नो डाउट आप में बहुत एनर्जी है, वेरी गुड। लेकिन साथ में सही डायरेक्शन भी चाहिए होती है। डायरेक्शन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। भाई करना क्या है? आपको सही गाइडेंस ही नहीं मिल रही, आपको सही बुक ही नहीं पता, सही स्टडी मटेरियल नहीं पता, तब भी प्रॉब्लम आ सकती है।
जब तो दोनों नहीं मिलेंगे ना, रिजल्ट्स नहीं आएंगे जहां तक। पढ़ना आपको ही है, मेहनत आपको करनी है, लेकिन पढ़ना क्या है, कहाँ से स्टडी करूँ, किस तरह की प्रॉब्लम्स करूँ, डाउट कौन लेगा, ये भी तो बहुत जरूरी है ना। ओरिएंटेशन का भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वरना तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती है, बहुत सारी क्लासेस है, लेकिन सब लोग वहां सेटिस्फाइड नहीं होते। उसके पीछे रीजन होता है, उनको सही से गाइडेंस नहीं मिल रही है। इनको ये फैक्टर भी चाहिए होता है। अगला सुनिएगा ध्यान से, एक सेकंड प्लीज। अब पता क्या होता है, आर्नियस की हर बात एनर्जी की बात रुक जाती है, तो ये गलत है। एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन भी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन में एक मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। पता वो मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, इस ए के साथ ना एक फैक्टर पी होता है, पी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो ये इक्वेशन अब एक्चुअल में ऐसे मानी जाती है आजकल की मॉडर्न साइंस। हमने आरएनएस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया, एसपी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर कह दो आप, चाहे है ना, इसको ओरिएंटेशन फैक्टर भी कह सकते हो। ये आप ना, आपको ऑर्गेनिक में रियलाइज होगा, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको वहां फील आएगी चीजें कि कैसे ओरिएंटेशन का रोल होता है, मॉलिक्यूल की थ्री का रोल होता है। जैसे अगर थ्री डिस्टर्ब होगी, रिएक्शन होना बंद हो जाती है, रिएक्शन के रिजल्ट्स बेकार हो जाते हैं। तो अब इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करके हमने ऐसे लिखी है, तो नोट करना है इसको प्लीज। ये हमारी नई इक्वेशन बन जाती है। देखिए हमारा काइनेटिक्स फिनिश्ड है, इसकी थ्योरी सारी हमने कंप्लीट कर ली है। अब ना इसकी प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं अब 10 ईयर्स में सारे लिख लेते हैं। किसी के पास बुक है एट प्रेजेंट, कोई भी किसी के पास क्वेश्चन बैंक हो, दिखाइए प्लीज। देखो जितने पीवाई क्यूज आए हुए हैं लेटेस्ट फॉलो लिखी है ना, है आपके पास, वो लेकर आए आप में से कोई? 11th क्लास में यहाँ किसी के पास कोई भी स्टडी मटेरियल हो आप लाइए, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी दिखा सकते हैं, 11th क्लास के एनसीईआरटी। चलो कोई बात, ओके दिखाइए। तो आपको स्पेसिफिक मछली करा देते हैं। चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छा दिया भी हुआ है। अच्छा बातें नहीं मत बोलिए। तीस प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए। एक स्टीरिक फैक्टर टर्म भी हो सकती है इसके लिए ना, एज यू लाइक। ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज, आप वहां पहुंचेंगे तो आप महसूस करोगे ये सब यूज होगी। चलिए स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होपफुली। देखो बड़ा सा कुछ सिखाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं एनसीईआरटी में से भी। देखो आप करें, अब ठीक है, सब नोट कर लिया उम्मीद है। काइनेटिक्स हमारा ओवर। देखो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, राइट डाउन। देखो द डिकम्पोजिशन ऑफ, ऐसे नोट कर लो, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, the decomposition of a hydrocarbon follows the equation, follows the equation। अब आप एक काम करिए, सब ये इक्वेशन लिख लीजिए। K is equal to 4.5 10 to 11 second inverse e power minus, that's 28,000 K by T। ऐसे नोट कर लीजिए सब। क्वेश्चन इज कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो कभी आ रहा है सर, सभी कॉलेज में आ रहा है। ऑनलाइन कुछ पैसे देना है, ठीक है ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ऐसे नोट कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें किसी ने, एक हाइड्रोकार्बन है उसका डिकम्पोजिशन किया, इसको हिंदी में अपघटन कहते हैं, और वो इसी क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है।
इस समीकरण का पालन कर रहा है कि यार इसके बिहाफ पे ना एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के दिखाओ। अब ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपको मिल सकता है, बहुत इजीली। चलो करें स्टार्ट। चलो मुझे को बताएगा स्टूडेंट कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। हाँ, जो भी इसके माइंड में बोला करो, हाँ बताओ। या शी इज राइट। हमारे पास जो आर्गेनियस इक्वेशन है वो ये है। देखो स्टूडेंट्स, आर्गेनियस इक्वेशन ये है। अगर आप ध्यान से देखें, ये वैसे ही एक्सप्रेशन नहीं है क्या? देखो वही तो है, बिल्कुल दोनों सेम ही तो है, सिर्फ वैल्यू रखी गई है। तो आप ना दोनों कंपेयर कर लो, फिर तुलना कर लो, इसे कहते हैं हिंदी में। जब आप कंपेयर करेंगे तो ये पूरी की पूरी पावर इस पूरी की पूरी पावर के इक्वल ही तो होगी। ये तो कंपेरिजन करने से होगा, दोनों को बराबर रख दीजिएगा। -28,000, ये के यहाँ पे केल्विन है बाई टी। के को हटा दीजिए, के का कोई काम नहीं, के तो यहाँ पे केल्विन का इंडिकेशन, के तो यहाँ पे यूनिट है। और इधर क्या लिखा जाएगा? -CA/RT। टी से टी काट दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, आर की वैल्यू रख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314। बोलो होती नहीं होती? 8.314, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा जूल पर मोल में। इसमें आएगा जूल पर मोल। जैसे किलो जूल करना चाहते हैं, डिवाइड 1000 से कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। बताओ क्लियर हुआ सब बच्चों को? कितना आसान। एक एलिमेंट्री सा मैथ्स लग रहा है, दोनों को बस कंपेयर करना है, तुलना करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है किससे कंपेयर करना है? आर्गेनियस इक्वेशन से। माइनस से माइनस कैंसिल करिएगा, उसके बाद सॉल्व कर दीजिएगा। थोड़ा सेटिस्फाइड है? आर की वैल्यू सबको पता ही होती है, जूल में रखिएगा आर की वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, ये भी एनसीईआरटी का एक एलिमेंट्री सा क्वेश्चन। आप अच्छे से एनसीईआरटी नहीं करें तो आपका सिलेक्शन हो जाए। करिए, इसको नोट कर लीजिए। होपफुली सब एग्री है। ठीक है, अब कर दें इसको। दोनों का बस कंपेरिजन होगा, तुलना करनी है, और कंपेरिजन करके बड़े आराम से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन एक और इस तरह से ही है, इसको ट्राई करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, हटा दें इसको, अब करें। अब देखिए इस बार हमें क्या कर रखा है, एक और इस तरह की रिएक्शन है, उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। उसका एक्सप्रेशन दे रखा है इस तरह से, लीजिएगा। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है? अगेन द एक्टिवेशन एनर्जी। अगेन द सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। और एक बात और बोला, चलो यार पहले इसी पार्ट को करते हैं, तो फिर से नोट कर लीजिएगा। अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दे रहा है और हमें निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी, बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। इतना सही पार्ट है, बस यही क्वेश्चन है। वही 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 करना पड़ेगा, लेकिन उससे मैंने एक काम और करना होगा। ओके ओके, बाकी लोग भी देखिए सोचिएगा। देखो इसमें लॉग भी आ रहा है ना, इसमें लॉग भी आ रहा है। चलो बॉयज साइड से बोलते हैं, बताओ बॉयज कुछ बताओ, कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह से करेंगे इस प्रॉब्लम को? हमें निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी है, बताओ कैसे निकालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी? किसी को पता है? ये हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन है ना, आर्गेनियस। अब इसका लॉग ले लीजिए, इसका लॉग लेके इसको भी इस तरह से बना लो जैसे ऊपर है। देखो आप लॉग लेंगे, उसका बेस 10 कर लेंगे ना, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। बोलो बनेगी नहीं बनेगी? फिर आप कंपेरिजन कर लीजिए, फिर तुलना कर लीजिए। अगर आप कंपेरिजन करें तो आपको लगेगा ये पूरा का पूरा फैक्टर इस फैक्टर के बराबर है। बोलो है नहीं? अच्छा, बस 1.25 10⁴ बाई टी is same as E upon 2.303 टी। आर टी बोलो क्लियर हुआ? टी से टी कैंसिल कर दीजिए,
आर की वैल्यू पुट कर दो और यहां से क्या निकाल दो, एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो सेटिस्फाइड है सब लोग? आर की वैल्यू पुट करके बड़े आराम से निकाल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो सब एग्री? अप्रोच क्लियर? तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना, ठीक है? कोई उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप आर की, तो आर की वैल्यू कितनी रखेंगे? 8.314। तो इसको सॉल्व करना होगा। और वहां पे ना कैलकुलेशन बहुत इजी वे में आएंगी, आप घबराओ मत कैलकुलेशन से। बस अब कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और ये जूल पर मोल में वैल्यू आई, किलो जूल करना बरस सकते हैं आप लोग, डिवाइड 1000 से कर। तो एक एलिमेंट्री सा क्वेश्चन हमने ये भी कर लिया एनसीईआरटी से, नोट करो इसको। कि बातें नहीं प्लीज मत बोलिए, नोट कीजिए इसको, बस ये डाउट बताइए। अगर किसी को समझ आया तो अपनी बात बोले वो। कि सब एग्री हो गए? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए कैसे करने हैं? देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी करवा देते हैं। ये क्वेश्चन अब बोर्ड्स में आया था इस बार 2025, सीबीएसई बोर्ड में आया। और ये क्वेश्चन नीट के अंदर भी आने की होप है। और ये प्रॉब्लम जो है टॉपर बच्चे करके आते हैं, ये प्रॉब्लम सबसे हो ही नहीं पाती। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको भी आए। एनसीईआरटी में ऐसे 3-4 क्वेश्चन है, जेई मेंस पे तो आता ही आता है। चलिए देखिए इस प्रॉब्लम को, ये रब कर दे। तो देखो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको नोट करो सब लोग बिल्कुल। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड बातें इन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर, ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 गैसेस स्टेट में है ये, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, इट्स अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। और सीरियल नंबर 1 2, टाइम इन सेकंड्स, 0 100, प्रेशर ब्रैकेट एटमोस्फेयर 0.5 0.512। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड्स में आया था, सीबीएसई बोर्ड की प्रॉब्लम है, अल्टीमेट प्रॉब्लम है ये अपने आप में, एक चैलेंज है ये अपने आप में करना। जेई मेंस वालों के लिए तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार नीट के अंदर मिल जाए सरप्राइज होने वाली बात नहीं। और सबसे मेन बात है ऐसे क्वेश्चन सिलेक्शन करवाते हैं, आराम से नोट कीजिएगा इसको। 3-4 क्वेश्चन है ऐसे एनसीईआरटी में, अल्टीमेट है बिल्कुल। आपको टेस्ट सीरीज करे ना, आप फील करो ये क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज में आता है। कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आइलैंड की है, कोई भी है, हर बार प्रॉब्लम मिलेगी ये वाली। चलिए उम्मीद है सबने नोट कर लिया, ठीक है? अब देखो आपको ये प्रॉब्लम करना सिखाते हैं, एक बार मैं एक चांस आपको दूंगा, आप ट्राई करना, ये पता लगता है कि क्या इस क्वेश्चन में स्पेशल बात है। नोट कर लिया सब लोगों ने? एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या करना है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो मुझे करना क्या है एक्चुअल में, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट निकालना है। देखो बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है।
अब जरा सब रुको 1 मिनट। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिटेल में यहाँ पे स्टडी की थी और आपको मैंने उसमें एक फॉर्मूला कराया था। याद है किसी को इसमें क्या आता था? बता सकते हैं? प्राची बता सकते हैं यहाँ पे क्या आता था? प्राची, प्राची से पूछे। बॉयज बोल दे कोई भी, क्या बात ना करो प्लीज। ये फॉर्मूला कंप्लीट करो, बॉयज करना चाहते हैं पूरा करें फटाफट। k इज इक्वल टू 2.303/t लॉग। लॉग के बाद क्या आएगा बताओ? देखो फॉर्मूले नहीं बता, देखो यही है बहुत बड़ा ड्रॉबैक। बता सकते हैं? गर्ल्स बता सकती हैं? इनिशियल कंसल्टेशन अपॉन प्रेजेंट कंसल्टेशन, ए नॉट बाई ए। इसको इतना सोचना ना पड़े, फिर तुम पीछे रह जाएंगे लाइफ में। कहाँ से हम क्वेश्चन कर पाएंगे? ये फॉर्मूला हम सबके टिप्स पे होना चाहिए रेट कांस्टेंट निकालने में। वो तो वो लर्न ही नहीं है। देखो ये है आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ पे ना इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेजेंट प्रेशर भी ले सकते हैं। ये भी फॉर्मूला चल जाता है। बात तो एक ही है भाई, कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर दिया आपने। जहाँ पे सोल्यूशन होते हैं वहां पे कंसंट्रेशन कहते हैं, जहाँ पे गैस होती है वहां प्रेशर कहते हैं। मतलब एक ही होता है, मतलब एक ही होता है। लो मैंने आपको क्लियर हिंट कर दिया, इस क्वेश्चन करने में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब आपको हिंट कर दिया। अब सिर्फ एक काम करो, अब इस फॉर्मूले के ना वैल्यू पुट कर दो बस। मान रख दो, किसका मान क्या है। सॉल्व और बात नहीं करेंगे। लो मैं आपको चांस दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी बॉय से फॉर्मूला लिखें और इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें क्विक। ये फॉर्मूला लिखिएगा और इसमें वैल्यू पुट करके दिखा दो बस। मेरे को और कुछ ही चाहिए, कुछ सॉल्व करने के लिए आपसे क्या। बस मैंने कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर दिया। और देखो जिनको फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे यार, बिल्कुल देखो अब हम कितने पीछे हैं। वही हमारा मार्क्स 100 मार्क्स वाले बच्चे हो गए हम। हम सोचे ना कि हम नीट क्रैक कर देंगे तो इम्पॉसिबल हो। मेहनत नहीं कर रहे हैं लोग। भूल गए मेहनत करना जिससे। छोटे फॉर्मूले हमें लर्न नहीं हो रहे। सबसे मजे की बात है 12th क्लास का सिलेबस वो जो आपने 11th 12th में किया वही पढ़ाया था। इसलिए तो पढ़ाई नहीं है। उसमें वैल्यू पुट करो, जिससे वैल्यू पुट की मेरे को दिखा भी दो। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या क्या वैल्यू पुट की है। मुझे रेट कॉन्स्टेंट चाहिए था, ये दिखती है वैल्यू पुट की किसमें चाहिए। पीछे की चला फिर जो भी करना चाहता है वैल्यू रखनी है बस आपको। इनिशियल प्रेशर, प्रेजेंट प्रेशर, टाइम, तो 3 चीजों की वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना। चलिए चलिए, बात नहीं करनी। सॉल्व किसी को करना ही नहीं है, सॉल्व करके कह ही नहीं रहे अभी आपसे। मैं लगा बात आते नहीं स्टूडेंट्स, बात ही नहीं, मत बोलिए। तो करना चाहता है करे इस कॉलम को। क्या वैल्यू पुट करने में क्या दिक्कत आ रही है? इनिशियल प्रेशर, प्रेजेंट प्रेशर उनको रखना ही तो है, सिर्फ रख दीजिए उन्हें। टी की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व तो मत करिए। देखो आपको इतना डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे कोई बच्चे ने दिया चलो वेल डन। और बताओ आप नहीं कहेंगे? और देखिए आप भी एक ही वैल्यू पुट कीजिए थोड़ा सा, इधर दिखाइए और किसी ने दिया पैसे दिखा। गुड। और कुछ चीज दिखा। और दिखाइएगा कैसे किया, वैल्यू पुट किया। और गर्ल्स, चलो बॉयज ने कुछ किया, गर्ल्स तो फिर भी कर रही है बहुत अच्छा। बॉयज में से कोई वैल्यू पुट की, चलो वेल डन। आप ही चाहिए हमसे शुरू करेंगे, नहीं मतलब सब अटेंशन भी करिए, बहुत लोग सही कर रहे हैं, वैल्यू सही पुट कर रहे हैं लोग, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है सुनिएगा, बात ना करिए। ओए बॉयज साइड, ठीक से बैठो यार। ये कभी स्टडी नहीं आ रही यार, डिसिप्लिन ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो टाइम को आपने 100 रखा, वेल इनिशियल प्रेशर 0.5 का, यही बहुत सही किया आपने। टाइम 0 पे प्रेशर यही था। और प्रेजेंट को 0.512 रखा। देखो मेजोरिटी स्टूडेंट ने हमारी क्लास में ये वैल्यू पुट की। अब सुनो पहले, इस क्वेश्चन के अंदर यही खास बात थी। सब लोग यही सोचते हैं, बड़े रॉन्ग है, ये गलत है। वो अगर ऐसे कर रहा है तो रॉन्ग कर रहा है। अब बताते हैं कहाँ मिस्टेक हो रही है। देखिए अब सब अटेंशन पे करेंगे। आपने टाइम सही रखा, मना नहीं कर रहा है। इनिशियल प्रेशर भी सही रखा। पहली बात, ये वैल्यू से ज्यादा होगी। देखो अगर आप मैथ्स वाले बच्चे हो ना, तो शायद आपके माइंड में एकदम से आता है, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हो गई, ये ये 1 से कम हो गया, इसका लॉग निगेटिव हो जाएगा। मैथ्स सही है, इसका लॉग निगेटिव आएगा। जैसे इसका लॉग निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। और ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता।
नेगेटिव होने का मतलब है मीनिंगलेस, अर्थ ही नहीं है उसका। टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है ये। कोलिजन कभी नेगेटिव थोड़ी ना होते हैं। गलती हो रही है। जिस बच्चे ने ऐसे किया वो रॉन्ग हो गया। और ज्यादातर स्टूडेंट इसके अंदर यही करते हैं। इनिशियल प्रेशर 0.5 रखा, प्रेजेंट 0.512 रखा, टाइम रखा, उनको लग रहा है हम सही कर रहे हैं, बट दे रॉन्ग। बहुत सारे बच्चों ने यही करा अपने क्लास में, चलो कम से कम इनिशिएट किया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसके पीछे क्या मिस्टेक थी, क्यों ऐसा हो रहा था। देखो देखो, ध्यान देना। जब टाइम 0 पे ये प्रेशर था और टाइम 100 पे ये हो गया, पता सरप्राइज होने वाली बात क्या है, प्रेशर पहले से बढ़ गया। सोच के बताओ, जब कोई रिएक्ट करता है तो प्रेशर घटता है बढ़ता है? रिएक्ट रिएक्ट अभिक्रिया करने से प्रेशर घटता है बढ़ता है? घटता है। आप घर से कुछ पैसे लेके चले हो, आपको सुबह मान लो 200 रुपए मिले, 200 रुपीज दिए आपके पेरेंट्स से। देखो रास्ते में पैसे भी खर्च होते हैं, मान लो आप ऑटो से आते हो, कुछ खाना पीना भी हो गया, तो ये पैसे बढ़ेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली घटेंगे। मनी के साथ तो यही बात है, मनी तो खर्च होती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको खर्च करने पड़ेंगे, आपके पैसे ऑटोमेटिकली घट जाते हैं। पता लगा 50 रुपीज ही लगे, बाकी पैसे खर्च हो गए, बढ़ नहीं सकते। ऐसे ही यहाँ पर है, प्रेशर बढ़ कैसे गया? अगर बढ़ता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अकेले इसका प्रेशर नहीं है, ये सबके प्रेशर का समय। अच्छा सोच के देखो, मान लो आप एक घर से आपको 200 रुपये मिलेंगे, यार ध्यान देना सब लोग, एक जनरल बात है, और मैटर ऑफ चांस आपके कपड़ों में पैसे रखे रहेंगे और पेरेंट्स ने आपकी पॉकेट चेक करी और बाई चांस वहां पे 500 रुपये निकले, तो आपके पेरेंट्स एकदम से सवाल पूछेंगे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? दिए 200 थे, तुम्हारे पास 500 रुपये कहाँ से आए? सोचने वाली बात है ना। पैसे बढ़े कैसे? इस क्वेश्चन के अंदर यही खास बात है कि प्रेशर बढ़ कैसे गया। इस बढ़ने का मतलब है कि ये वाला प्रेशर सबके प्रेशर का सम है, टोटल है। ये बात कंपटीशन आपसे बोलेगा नहीं, आपको सोचना होगा। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा इस टोटल में इसका प्रेशर कितना है, वो चाहिए आपको प्रेजेंट प्रेशर, वो यहां रखा जाएगा और वो गारंटी से 0.5 से कम आएगा। और ये बस सोच के देखो बढ़ कैसे गया प्रेशर। बढ़ना तो रॉन्ग है ना इंडिकेशन। अगर किसी के बाद 200 रुपये घर से मिले और शाम तक 500 रुपये हो गए, तो उसके पेरेंट्स उससे पता नहीं कितने सारे सवाल पूछेंगे, तुम्हारे पैसे कहां से रहे। इज इट क्लियर ना? तो इस क्वेश्चन में यही खास बात थी। ऐसे 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में हर टेस्ट सीरीज में आता है। अब देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से तो कर ही नहीं सकते, इतनी जल्दी नहीं, ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा इस 0.512 में इसका प्रेशर कितना है। अगर वो प्रेशर मिले, वो प्रेजेंट होगा, उसको रखा जाएगा। देखो उसकी शुरुआत अब कैसे करें, जरा ध्यान देना सब लोग। देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ी सी स्टोइकोमेट्री लगानी पड़ेगी। इसको जरा ध्यान से देखो, टाइम 0 पे इसका प्रेशर क्या था, 0.5। उस टाइम इनके प्रेशर कितने कितने थे, 0 0। अब 100 सेकंड के बाद इसमें से मान लेते हैं एक्स चला गया, ये एक्स खर्च हो गया। कोई जानता है कितना बनेगा? एक्स एक्स बनेगा नहीं, 2 से 2 है ना, तो एक्स से एक्स, और वो कितना बनेगा, x/2। बोलो ये मैथ सारा है सब। इन तीनों का सम आपके पास है 0.51। बताओ क्लियर हुआ? इसको सॉल्व करके एक्स निकलेगा, उस एक्स को उसमें से माइनस करेंगे, वो प्रेजेंट प्रेशर आएगा, और वो प्रेजेंट प्रेशर यहां रखा जाएगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सब लोग एग्री? आई बात समझ? तो प्रेशर पहले से बढ़ कैसे गया, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे खास बात ये जाके देखो आप लोग यार, पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, जाके टेस्ट सीरीज क्वेश्चन देखो। और सबसे मजे की बात है, सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको कुछ पैसे वैसे खर्च नहीं करने। कोई सोचे कि यार कुछ एक्सपेंडिचर होगा, आपको सीधा ऑनलाइन चेक करना है, सारे पेपर्स अवेलेबल होते हैं, मैं ही ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। जहां से मुझे कोई मैटर मिलेगा मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखो अब एक्स की वैल्यू आई, इसमें से माइनस करना होगा, वो प्रेशर जो आएगा वो शायद 0.476 आएगा, उसको यहाँ रखा जाएगा। तब आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। बोलो स्टूडेंट्स के लिए हर टेस्ट सीरीज में है, और बैठा हो आप में से कोई जेई एस्पिरेंट हो तो उसके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बिना कोई सिलेक्शन सोच भी नहीं सकता, अगर वो ये नहीं करके जाएगा तो। नोट कर लीजिए, अल्टीमेट डिस्कशन है, बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं एनसीईआरटी में, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, करिए आप लोग। 100 में से तो माइनस कर नहीं 100 में से क्यों, वो तो टाइम है, तो टाइम है ना 100 सेकेंड। कंसंट्रेशन तो 100 होती है। ना 100 कहाँ होती है, किसने बोला? वो तो 100 मानी जाती है अगर परसेंटेज की बात करी जाए। ये है कंसंट्रेशन तो, ये किसने बोला कि 100 ही होती है? तो 100 मान लेते हैं, अगर कोई परसेंटेज परसेंटेज की बात करें तो ऐसा कुछ भी होना होता है, तो गलत सोच रहे हो। टाइम 0 का प्रेशर 0.5 है,
और टाइम 100 सेकंड के बाद 0.5 में से आप x माइनस करेंगे, वो वाला प्रेशर रखा जाएगा तो सॉल्व होगा। 0.5 0 0.5 माइनस x, ये x साथ में x बाई 2, तीनों को आपने सम किया तो x निकलेगा 0.024। उसको 0.5 में से माइनस करेंगे तो प्रेजेंट प्रेशर आएगा 0.476। उसको रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये सब ये कोशिश करके आएगा, मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले मेन बात तो एक शुरुआत करी जाए, एक बिगिनिंग हो। आपकी साइड से बिगिनिंग ही नहीं है तो फिर कोई सिलेक्शन थोड़ी ना होते हैं। मेन बात है इंटरेस्ट लेके सुनिए, पढ़िए, तभी क्लियर होता है। अब आपको क्लियर हो गया 100 कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में 100 ही होता है। ये गलत है, मिसकंसेप्शन, मतलब ही नहीं कुछ इससे का। अब ये सीबीएसई बोर्ड में देखो, इस बार 12th क्लास में क्वेश्चन आया था। चलते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन करवाते हैं, देखते हैं कौन करके दिखाएगा। तो कर रहा है कोई, आप करें इसको। देखो हिंट मिल गया, बाकी तो आप घर पे करके देखिएगा। देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन और है, नोट करें सब लोग। एक रिएक्शन ए टू बी हो रही है, ये उसका रेट लो एक्सप्रेशन है, ये उसका रेट लो एक्सप्रेशन है। देखो कोई पीछे बोलेगा नहीं, जिससे पूछू बताना। अब मुझे इसका ऑर्डर निकाल के दिखा। वॉइस स्टार्ट करेंगे, पीछे किसी को बोलना नहीं, जल्दी से करें जो करना है, किसी को मैं चेक करने आ रहा हूँ। इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल के दिखा दे कोई। इसका ऑर्डर निकालिए फटाफट, इतने कॉल करके दिखाता, बस वो चेक करा दीजिएगा, पीछे बोलना किसी को नहीं। ये कर रहा हूँ, इसके बाद लेकिन ये देखो लेस गलती है, लेस की मिस्टेक हो रही है। बात नहीं करनी किसी से, जो करना फटाफट करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछने पड़ेगा। पहले मिस्टेक क्यों होगी? दिखा दीजिए ना, लग दीजिए ना, यही बताए, ये करने दीजिए इसको, ये बताया मत कोई मिस्टेक। आधे साल तो ये सुलझा के करना होती है। हो गया इधर 10 साइड, ये ऐसे कैसे करना। बातें में पीछे मत बोलिए। हो गया 10 साइड पीछे हो गया, नहीं हुआ आप लोगों से, इधर हो गया आप लोगों से, ऑर्डर निकालना नहीं आ रहा है इसका। वॉइस बिल्कुल नहीं, हमजा बता सकते हो इसका ऑर्डर कितना आया होगा? डॉक्टर हमजा, किसी से बिल्कुल नहीं। आशा मोहन ये जो बैठे हैं हमारे एमएस कॉलेज स्टूडेंट, आपसे भी नहीं हुआ मैडम? कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नो हुआ ना। इधर बॉयज बैठे हैं हमारे, नहीं पीछे बैठे हैं लास्ट में, छोड़िए मैडम कोई बात नहीं। इनको ऐड करना था, बस करना क्या था, इनको जोड़ना था। ये पावर का समी तो ऑर्डर होता है। अब देख लीजिए, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप कितनी पीछे लाई। अपने आपसे अपने क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, इम्पॉसिबल। चलिए बात नहीं, एक और क्वेश्चन करके दिखाइए इस तरह का। देखिए ऐसे एक रिएक्शन और है, इसके अंदर भी ऑर्डर निकालना है। इसका रेट लो एक्सप्रेशन ही है, बॉयज बातें नहीं।
आता पता में कुछ है नहीं, बोलने में इतना एक्सपर्ट। चलिए इसका ऑर्डर निकाल के दिखाइए। देख लीजिए अच्छे से एक्सप्रेशन, इसका ऑर्डर निकाल के दिखा। क्विक। हो गया। अपना काम सीख ना। मैंने सी भी लगा दिया था। चलो कोई बात नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं, मगर सही है वैसे। ए की पावर है, बी की पावर है, सी की पावर नहीं। जल्दी से करिए फटाफट, जो करना चाहते हैं। देखिए आपकी मैथमेटिकल स्किल। ठीक। कितना आया? सही बात है, इनको ऐड कर देना। टोटल करने से कितना आएगा? 3। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।